नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी और मैं यूं कहूं कि देश की क्यों, पूरे विश्व की। चूंकि मुसलमानों ने इसे अपने धर्म से जोड़ रखा है और उम्मा की बात करते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े रोचक प्रसंग ही हुए। और कुल मिलाकर जो हमारे सामान्य ज्ञान से जो मुझे लगा कि मौलाना गैंग इसमें फंस गया है। हालांकि डेट अभी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी तो ये चल रहा है कि इसको सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। बहुत से उसके पहलू हैं। और बंगाल में जिस तरह से वक्फ को लेकर हिंसा हुई, तो ममता और मुर्शिदाबाद, या ममता या हिंदू हत्या, क्या लिंकेज है। और इसके लिए पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, जैसा कि आज पहले सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करते हैं, कहते हैं ना, हम लोगों को एक पढ़ाया गया था, कहावत था दोहा के टाइप में, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मुझे तो आज ऐसा ही प्रतीत हुआ। दो वक्फ एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसका कि अब उम्मीद 2025 हो चुका है, इसको चैलेंज करने गए थे और चैलेंज हो गया 1995 का ही वक्फ है। अरे इतना इंटरेस्टिंग मामला। और हरीश साल्वे अपने 1-1.5 मिनट के उद्बोधन में ऐसा वहां पर सन्नाटा फैला, कहता ना सुई पटक सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा उत्पन्न कर दिए। तो बड़े मजेदार रोचक रही। तो पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप कैसे देख रहे हैं और आपके हिसाब से जो वहां पर दलीलें पेश की गई, उसमें मुख्य बातें क्या है। सर थोड़ा सा, चूंकि आपने डिटेल में इसका अध्ययन किया है कि आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या क्या हुए और क्या क्या पॉइंट्स थे, तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में तो आप बता पाएंगे। लेकिन जो मुझे समझ में आया अभी तक, वो कुछ बातें मैं करना चाहूंगा। जैसे एक तो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी, जो पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने ही ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया था। तो उनका एक बयान भी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको भरोसा है कि विधायी मामलों में दखल नहीं देंगे, और यदि दखल देते हैं तो ये अच्छा चीज नहीं होगा, अच्छी परंपरा नहीं होगी। तो एक तरह से लक्ष्मण रेखा सबके लिए जरूरी है, सिर्फ विधायिका ही लक्ष्मण रेखा को पालन करे, कार्यपालिका अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन करे, और न्यायपालिका अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन नहीं करे, ये भी ठीक बात नहीं है। एक तो पहले उन्होंने अपना किया है। इसके अलावा सर, जो ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हो गया और अब तो कानून बन गया, तो ये पहले भी कई लोग संसद में भी इस चीज को, बीजू जनता दल के एक सदस्य ने उठाया है बात, कि जो विधायिका का अधिकार है वो विधायिका ने वो काम किया है, और विधायिका जो है जनता के प्रति जवाबदेह है। तो विधायिका के ऊपर कोई चीज होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये सब चीजें भी ध्यान में रखना है। मेन चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट को एक संविधान ने पावर जरूर दिया है कि किसी भी कानून की वो व्याख्या करेगा, और वो संवैधानिक दायरे में है कि नहीं, सिर्फ ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो उस आधार पर इसकी चुनौती दी गई है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून की। लेकिन इसमें अब बहुत सारे चीज जो उठने लगे हैं। जैसे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि संविधान में वक्फ बोर्ड कानून था ही नहीं। जब संविधान बना तो इस तरह का कोई कानून नहीं था। दूसरी चीज कि 13% उस टाइम जब देश का विभाजन हुआ, तो 13% मुसलमान थे, और लगभग 25% जमीन देश का बंटवारा में उनको दे दिया गया। तो उनका एक तरह से दावादारी यहां भी खत्म हो जाती है। और बाकी जो मुसलमान को नियमता जो मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ, तो ये माना गया 25% जमीन देते हुए कि सारे के सारे 13% चले जाएंगे पाकिस्तान। बहुत सारे यहां रह गए जिनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो ये सारी बातें भी
उठने लगेंगी, क्योंकि जब एक चीज को आप छेड़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो अनटच्ड रह जाएं, वो अनछुए रह जाएं, ये हो नहीं सकता है। इसमें बहुत सारी बातें उठेंगी। अब इसमें एक बात और भी उठ सकती है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि जो पाकिस्तान में, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो, आज का बांग्लादेश हो, और जो वेस्ट पाकिस्तान हो, जो पाकिस्तान है, वहां सारे जो हिंदू वहां से भाग के आए या जो भी गैर मुस्लिम वहां से भाग के आए, उनकी संपत्तियों को वहां की सरकारों ने कब्जा कर लिया और वो सारी संपत्तियां सरकारी जमीन संपत्ति हो गई। तो यहां फिर जो छोड़ के गए संपत्तियां, वो कैसे वक्त की चीजें हो जाएंगी? ये बहुत सारी चीजें जो रिलेवेंट चीजें हैं वो उठेंगी। और आपने बताया कि 1995 वाला संशोधन पर सवाल उठ गए, तो ये उठना भी चाहिए था। और हमको लगता है सर, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, कि शायद अश्विनी उपाध्याय जी ने इस पर बहुत पहले से पीआईएल भी दाखिल कर रखा है, कि इस तरह की बिल्कुल जो मनमानी मनमानी वाला कानून जी। इस देश में नहीं होना चाहिए और उसकी भी विवेचना होनी चाहिए। तो जब पीआईएल पहले वो दाखिल हुआ है तो पहले उस पर फैसला क्यों नहीं, पहले इसी ब- पर क्यों? हाँ, ये सब जी जी चीजें भी आप उठेंगी बातें। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल संजीव खन्ना जब जब इसको कपिल सिब्बल ने इसको पार्लियामेंट बनाना चाहा, तो बहुत स्मार्टली संजीव खन्ना ने उसको कोर्ट बनाया। आप ऐसे समझिए आज के बहस को, अभी तो ये फैसला ही नहीं हुआ है कि इस पे सुनवाई होगा, क्योंकि 73 याचिकाएं हैं, 73, उसमें जी। से 10 को चयनित किया गया है कि पहले इस पर बात हो जाए। तो वो मेन को रखा गया है। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने तर्क रखा कि मैं अपनी संपत्ति वक्त क्यों नहीं कर सकता, मैं मुसलमान हूँ, ये फैसला सरकार करेगी। अरे देखिए, बेसिर पैर की बातें, चूंकि अब तक इन लोगों ने कोर्ट फिक्सिंग के रूप में अपना जलवा जलाल बना के रखा है, भोकाल बना के रखा है, और इस कारण कंफ्यूज करने की। तुषार मेहता ने भी बहुत अच्छी बात रखी कि सर आपको जब बहस ही करना है तो हमको नोटिस दे दीजिए, हम सारे बिंदुओं पर आपको सिलसिलेवार जब जवाब देंगे। और 93 के में ये लगा हुआ है कोर्ट में। जब हरीश साल्वे ने कहा कि सर 2025 को छोड़िए, 1995 का भी वक्त चैलेंज है, आपके कोर्ट में है, और इसमें मैंने लगाया हुआ है 93 में। तो संजीव खन्ना ने पूछा लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। तो फिर हुआ कि चलिए भाई सुनवाई करते हैं। तो सुनवाई तो कल भी सुना जाएगा, तो कल फिर सुना जाएगा। हालांकि टाइमिंग 2 बजे का रखा गया, अगर ये सुबह से रखा जाता तो ज्यादा मजा आता। और देखिए, मैं जो समझ पाया हूँ इन दो चार और कपिल सिब्बल लोग के दलील पे, कि इसका भी हश्र 370 वाला हो। और मैं इतना तो जानता हूँ कि जब मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति, जैसे 1995 एक्ट चैलेंज हुआ, वैसे मैं समझ गया हूँ कि अब इसका क्या होना है। तो क्या कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग नहीं सुन रहे होंगे? अभिषेक मनु सिंघवी को तो एक लाइन में ही डांट के बैठा दिया संजीव खन्ना ने। ये तो कपिल सिब्बल थोड़ा देर मोर्चा संभाले थे। दरअसल क्या है कि अच्छा, संजीव खन्ना ने, सर देखिए, बंगाल के लिए खतरा, संजीव खन्ना ने खुद बंगाल की हिंसा पर बोला, और वो हाईकोर्ट का पक्ष लिए। अब ये ममता बनर्जी के लिए भी आज की चिंता की विषय हो गई। उन्होंने कहा कि जो हिंसा हो रही है वो उसको कैसे, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर इस तरह का सड़क पर बवाल क्यों हो रहा है? ये सब बात भी उठा दी गई है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल। एक तो चीज है कि एक तो धरना प्रदर्शन जब हो रहा है तो ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है किसी को भी इसका विरोध करने का या धरना प्रदर्शन देने का। लेकिन जब कोर्ट में भी मामला चल रहा है तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना चाहिए कि भाई कोर्ट जब अंडर जुडिस मामला है तो इसको देखें कि कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा।
वहां वक्फ बोर्ड की आड़ में जो हिंसा हो रही है और जो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, उसका कुछ मकसद एक स्पेशल है जो हमेशा से रहा है। जैसे मुर्शिदाबाद जिला जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है, वहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है और जो बचे हुए हिंदू हैं ये तो उनको भी वहां से पलायन करने और वहां अपने लोगों को बसाते जाने का एक प्लान है। और ये सारी चीजें जो है एक बहाने के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जैसे अभी वक्फ बोर्ड कानून, ये एक बहाना बनाया गया और हिंदू पर अटैक हुए, एक बाप बेटा की नृशंस हत्या की गई और पुलिस वहां जो राज्य प्रशासन का ये काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, और पुलिस प्रशासन वहां चुपचाप तमाशा देखती रही। 3 घंटे 4 घंटे तक कोई एक्शन नहीं हुआ और वो लोग देख रहे थे कि हिंदू को मारने का और उनका गुस्सा निकालने का थोड़ा सा टाइम दिया जाए। इस तरह की शायद ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगा ममता बनर्जी का या उनकी पार्टी के लोगों का, तभी इस तरह की चीजें वहां दृश्य देखने को मिले। और लोग और खास करके हिंदू अपने ही देश में अपने ही जगह से पलायन करके और मुर्शिदाबाद से मालदा में आके स्कूलों में कैसी दुर्गति की जिंदगी जी रहे हैं, ये सारी चीजें जो देखने को मिली, तो निश्चित रूप से ये चीजें भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई गई। और हमको लगता है कि इस पर कुछ और भी चीजें होनी चाहिए। संभवतः इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान, हम लोग पहले भी कर चुके हैं बात, कि स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं से पीआईएल भी होना चाहिए कि आखिर इस तरह से पश्चिम बंगाल में ही अराजक स्थिति क्यों हो रही है। आप पीआईएल की बात जैसे कि मुझे भी याद आ गया, कोर्ट को आज ये भी, सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया कि इस पर तो पूरे देश भर में न जाने कितने पीआईएल भी हैं। तो संजीव खन्ना ने बोला तो हम उसको भी बुला, सबको मंगा लेंगे। अरे आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो चूंकि आज लाइटर नोट में हुआ है, कल उम्मीद करते हैं कि ये फैसला हो जाएगा कि ये केस होता है, उन लोग याचिकाएं जो इन लोगों ने लगाई है, या सुनवाई होती है। अब क्या होगा ये तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन जिन संदर्भों का आपने उदाहरण दिया, वेरी परफेक्ट, बंगाल को लेकर हम लोग को याद है बहुत बेहतर ढंग से कि जब चुनाव हारती है, चाहे चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, वो जीत जाते हैं, तो जो वोट नहीं दिया उसको मारा पीटा, उसके साथ बलात्कार से क्या नहीं, उन्हें उनको पलायन करने को विवश कर दिया जाता है। इसको कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा, और ममता बनर्जी इसकी एक्सपर्ट है। वहां पर जो आईजी लॉ है, जो कि डीजीपी के बाद सबसे सेकंड पावरफुल होता है, उसका नाम है जावेद समीम। और वहां पर उसने पहला बयान जो दिया था वो अत्यंत चिंताजनक था। उसने कहा था जो गोली लगी है लोगों को, ये बीएसएफ की गोली है। इसका मतलब पूरी तैयारी के साथ पुलिस ने वो गोली का इस्तेमाल किया है या क्या किया है, हम यहाँ बैठकर नहीं कह सकते, लेकिन उन बयानों के मतलब मैं निकाल रहा हूँ। फिरहाद हाकिम जो उसका मेयर भी है और क्या मंत्री भी है, क्या है बंगाल का, तो अजब कहानी है। फिरहाद हाकिम का बयान तो और चिंताजनक, हमें चिंतित करता है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, तो खैर ये तो पॉलिटिकल किस्से हैं। लेकिन सर, हम लोग इस बातों को आज लंबा नहीं करेंगे, कंक्लूड करना है अब आपको। बंगाल की हिंसा का कल जो चुनाव परिणाम, ये जो वक्त पर सुनवाई चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि कोई स्पष्ट निर्देश भी वहां से निकल कर आ सकता है? सर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग संज्ञान में लाएंगे और ये वक्फ बोर्ड कानून से और 1995 वाला जो आपने बताया वो सब चीजें भी आएंगी ही आएंगी। लेकिन विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर ध्यान आकृष्ट करना या स्वतः संज्ञान में लेना सुप्रीम कोर्ट के लिए हमको लगता है कि बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी चीज बंगाल में देखने को मिली कि ममता बनर्जी ने मुसलमान उलेमाओं इमामों से इंटरेक्शन किया और उसमें जो जिस तरह के एक तरफा जो उनका भाषण हुआ, वो अगर इनडायरेक्टली उन्होंने उकसाने
वाली काम किया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक तरह से उनके तरफ से हम कहें कि उन्होंने एक तरह से उकसाने का काम किया है कि आप जो कर रहे हैं हिंसा हिंदुओं के खिलाफ, वो करते रहिए। इस तरह का मैसेज उसमें उस तरह की बू आ रही है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें कही। और एक चीज यहां तक कह दिया योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कि वो जोगी नहीं भोगी है। इसका कहने का मतलब क्या? आप क्यों खैर, भड़काना चाह रहे हैं इस तरह की? ममता बनर्जी के भाषा पर तो मत जाइए, बदतमीजी उनके ब्लड में बसता है। मैं उनको अब तो मैं लीडर भी नहीं मानने को राजी हूँ। बहरहाल, एक तरफ तो ये चल रहा है, ममता की तैयारी दिख रही है कि वो भारत में आग लगाने पर आमादा है। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और कल रात में जेपी नड्डा जी के घर पर भी अमित शाह जी बैठकर मीटिंग किए हैं। केंद्र की कुछ फोर्सें तो वहां डिप्यूट की गई है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं शायद केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखना चाह रहा है और इसलिए कहीं से ऐसे कोई फैसले निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसा अभी आपने बताया, ममता बनर्जी के जो हाव भाव दिख रहे हैं, इंटेंशन दिख रहे हैं, वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और ये अगर हम आप चाहे कोई भी आदमी जो बंगाल में नहीं है लेकिन जो वहाँ की खबरें देख रहा है, वो इसको मान के चल रहा है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है, बुरी तरह से टूट चुका है, तार वो तो तार हो चुका है। बोल चुकी है कि संसद से पारित कानून को नहीं मानेंगे। सुप्रीम मैं कोर्ट वही यदि कोई आदेश देता है तो नहीं मानेंगे, न्यायपालिका को नहीं मानेंगे, विधायिका को नहीं मानेंगे। यानी एक तरह से संविधान को चुनौती है कि संविधान नहीं मानेंगे। जी। चलिए, इस पर कानूनी प्रक्रिया क्या होगी यही देखना, यही कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो फील कर रहे हैं हम लोग कि बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। और एक चर्चा और हम लोग नहीं करें कि अंतिम लाइन में, जैसे कि आप जानते होंगे देश के बड़े पत्रकार रवीश कुमार, अजीत अंजुम, राजीव सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इन लोगों को बंगाल में कुछ हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है सर। इसको अमेरिका में ट्रंप ने क्या खाया, कैसे पानी पिया, क्या किया, सब पता होता है, लेकिन बंगाल में कुछ होता है जिनको पता ही नहीं चलता है। और भूलिएगा मत, ये ब्राह्मण, पुण्य प्रसून वाजपेयी ब्राह्मण, राजीव सरदेसाई भी ब्राह्मण और अजीत अंजुम भूमियार ब्राह्मण, और ये लोग को हिंदुओं की हत्या नहीं दिखती है। तो ये देश का रवीश दुर्भाग्य है। रवीश रवीश कुमार ब्राह्मण, वही मैं कर उसका रहा हूँ, भाई सब ब्रजेश कुमार कांग्रेसी ब्राह्मण। कांग्रेसी ब्राह्मण बलात्कारी, खैर वो सब छोड़िए। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन लोग, देश को समझना होगा। उन लोगों को जो सुनकर कमेंट करते हैं उनको भी ये सोचना होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं और किसके साथ खड़े होते हैं। अल्टीमेटली वक्त के बहाने हमारे देश की संप्रभुता को चैलेंज की गई है। देखना है कल सुप्रीम कोर्ट पर क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से, और हम लोगों की निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से